रॉय ने बोतल निकालकर बेलमोड़ को दिखाई। बेलमोड़ ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बहुत बढ़िया रॉय, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। आखिरकार तुम हमेशा वही लाते हो जो मैं तुमसे मांगता हूं। फिर वह थोड़ी देर चुप रहा और सीरियस स्वर में बोला, लेकिन तुम्हारी बातों से लगा कि वह परेशान करने वाला सयान मेरे यूनिवर्स में आया संगीत था, या फिर मैंने कुछ गलत समझा। रॉय ने तुरंत जवाब दिया, नहीं लॉर्ड, वह मूर्ख सायन, ग्रैंड प्रीस्ट और कुछ और वॉरियर यहां आए थे। मैं उनकी बातचीत पूरी तरह नहीं सुन पाया, लेकिन जरेन और टोपो उनके साथ चले गए। वे कहाँ गए और क्यों गए ये मैं नहीं कह सकता। बेलमोड ने नफरत भरी हंसी के साथ कहा, जरेन और टोपो उस कीड़े के साथ चले गए। कोई बात नहीं, जरूर वे कहीं लड़ने ही गए होंगे। हम जानते हैं कि वह सयन सिर्फ लड़ाइयों के बारे में सोचता है। मुझे जरा भी शक नहीं कि उसने मेरे वॉरियर को चुनौती दी होगी। फिर उसकी आंखों में पागलपन भरी चमक आ गई। लेकिन यह सब अब भी जरूरी नहीं है। तुम सब जानते हो कि अब क्या करना है। रॉय, हमारी मिशन पर तुरंत काम शुरू करो। हमें कई यूनिवर्स जीतने हैं। बिना एक पल गवाए रॉय अपने प्रयोगशाला की ओर चला गया। वह एक ऐसी चीज बनाने जा रहा था जो पहले कभी नहीं बनी थी। एक ऐसा वॉरियर जो दो बिल्कुल अलग नस्लों का मिश्रण होगा। उधर दशिकन बाकी सभी वॉरियर के साथ जेनो पैलेस पहुंच चुके थे। सभी अंदर गए सिवाय गोकू, संगीत के। गोकू का काम अलग था। वह अर्थ जाने वाला था अपने दोस्तों को बुलाने के लिए। वहां सब उसका इंतजार कर रहे थे ताकि इस खतरे के बारे में खुलकर बात की जा सके। गोकू ने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया और सीधा अर्थ पहुंच गया। उसने अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी पूरी स्थिति समझाई। हमें अब भी चलना होगा, उसने कहा। सभी ने गोकू का हाथ पकड़ा और सयन की तकनीक से उसके साथ निकल पड़े। वेजिटा, गोहन, ब्रोली, पिकोलो और क्रिलिन, यही वे वॉरियर थे जिन्हें यूनिवर्स 7 की ओर से चुना गया था। थोड़ी देर बाद सभी जेनो पैलेस में इकट्ठा हो गए। ग्रैंड प्रीस्ट की ओर देखते हुए गोकू ने कहा, हमें माफ कीजिए ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन अब हम बातचीत शुरू कर सकते हैं। मुझे लगता है यह जरूरी है कि यहां मौजूद हर व्यक्ति जाने कि हम किससे टकराने वाले हैं। तभी एंजेल मिकोशिन सबके सामने आई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरा नाम मिकोशिन है। मैं डशिकन की बड़ी बहन हूं। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए। किसी को भी उनके अस्तित्व के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। फिर मिकोशिन, डायशिकन और जेनोसामन ने मिलकर सारी स्थिति समझाई। फ्यूचर में आने वाला खतरा और यह कि कम समय में हालात कितने डिस्ट्रक्शन हो सकते हैं। गोहन ने सीरियस स्वर में कहा, लगता है हम एक बेहद मुश्किल स्थिति में हैं। फिर भी हमें थैंक यू करना चाहिए जी। अगर आपको फ्यूचर की घटनाओं को महसूस करने की एनर्जी ना होती तो हम बिल्कुल तैयार नहीं होते, और तब क्या होता कोई नहीं जानता। फिर वह थोड़ा रुककर बोला, लेकिन सिर्फ जान लेने से जीत तय नहीं होती। यह भी तय नहीं है कि हम जीत ही जाएंगे। मिकोशिन ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। इसी वजह से जेनोसामा, मेरे भाई सन गोकू और मैंने मिलकर एक विशेष टीम बनाने का फैसला किया। एक ऐसी टीम जिसमें अलग अलग वॉरियर हो, ताकि हम उस खतरे का सामना संगीत कर सकें। फिर उनकी आंखों में एक गहरी चमक आई। इसके अलावा मैं आप सभी को एक विशेष ट्रेनिंग दूंगी ताकि आप पहले से कई गुना ज्यादा तैयार हो सके। ये कहते हुए मिकोशिन ने सभी वॉरियर को महल की एक विशेष ट्रेनिंग रूम में भेज दिया। लेकिन सन गोकू उनके साथ नहीं गया। वह अकेला था जो उस रूम में एंट्री नहीं करेगा। मिकोशिन शिन गोकू की ओर मुड़ी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ बेहतर है सन गोकू। ये कहते हुए उन्होंने गोकू का हाथ पकड़ा और उसे महल की एक रूम की ओर ले गई, जब तक बाकी लोग स्ट्रेटजी बनाकर ट्रेनिंग लेंगे। मियोशिन बोली, मैं तुम्हें एक अलग तरह का ट्रेनिंग दूंगी। वे दोनों रूम के बीचों बीच आमने सामने खड़े हो गए। मिकोशिन ने अपने दोनों हाथ गोकू के कंधों पर रख दिए। तभी गोकू ने महसूस किया कि एक भारी दबाव उसके पूरे शरीर पर पड़ने लगा है। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो गई। उसने आश्चर्य से पूछा, मिकोशिन तुम क्या कर रही हो? लेकिन वह अचानक चुप हो गया। गोकू ने महसूस किया कि मिकोशिन की डिवाइन एनर्जी उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। वह एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि गोकू लगभग सन्न रह गया। कुछ मिनटों तक वह मिस्टीरियस रिचुअल्स चलता रहा और फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। गोकू ने थोड़ा संभलते हुए कहा, मिकोशिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने जो किया वह सही था? क्या सच में तुम्हारी एनर्जी पाने के बाद मैं और मेरे दोस्त उस आने वाले दुश्मन को हरा पाएंगे? उसकी आवाज में संकोच साफ झलक रहा था। मिकोशिन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं तुम्हें और कुछ नहीं कह सकती गोकू, बस इतना जानती हूं कि तुम लोग बहुत अच्छा करोगे। उन्होंने गोकू की आंखों में देखते हुए कहा, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो जिसके पास कोई मौका नहीं है। लेकिन जब से जेनोसामा ने मुझे टूर्नामेंट ऑफ पावर में तुम्हारे कारनामे दिखाए और फिर जब मैंने खुद तुम्हारी सारी यात्राएं देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि तुम ही वो इंसान हो जो इस डिवाइन एनर्जी को उठाने के योग्य है। मुझे तुम पर भरोसा है सन गोकू। यह कहते समय एंजेल मिकोशिन का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। गोकू ने सिर झुकाकर कहा, बहुत बहुत थैंक यू मिकोशी। मुझे अपनी एनर्जी देने के लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। एक एंजल की एनर्जी के साथ मुझे लगता है कि मैं उस दुश्मन का सामना कर सकता हूँ।
मैं वादा करता हूँ हम उसे हराएंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मिगोशिन ने सिर्फ एक उम्मीद भरी मुस्कान गोकू को दिखाई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब सा छुपा था। ऐसा लग रहा था मानो उसने गोकू से पूरी सच्चाई ना कही हो, लेकिन उसने उसे उस पल का आनंद लेने दिया। उधर दूसरी ओर यूनिवर्स 11 में रॉय बेलमोड और सुप्रीम काई के साथ बेचैन होकर इंतजार कर रहे थे। अब और कितना समय लगेगा रॉय? बेलमोड गुस्से में बोला। मुझसे और इंतजार नहीं होता, मैं उन सब नीच लोगों को खत्म करना चाहता हूँ। रॉय ने झुककर उत्तर दिया, हम आखिरी चरण में हैं, लेकिन अब हमें सुप्रीम काई की मदद चाहिए, क्योंकि वही इस यूनिवर्स में जीवन देने के जिम्मेदार हो। हमें तुम्हारी एनर्जी की जरूरत होगी। अब सुप्रीम काई के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। वह धीरे धीरे उस प्रयोगशाला के पास पहुंचा जहां वह प्रयोग चल रहा था। उसने अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाई और अपनी डिवाइन एनर्जी का प्रयोग किया। अचानक एक्सप्लोजन हुआ। तेज रोशनी ने पूरे स्थान को ढक लिया। कुछ पलों के लिए बेलमोड, सुप्रीम काय और बाकी सब आंखें खोल भी नहीं पाए। जब धुआं धीरे धीरे छूटा तो उसके बीच से एक आकृति बाहर निकलने लगी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके चेहरे के नक्श काफी हद तक सन गोकू से मिलते थे, लेकिन उसके शरीर से निकल रही एनर्जी इतनी भयानक थी कि बेलमोड और सुप्रीम काय दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। तो यही है वह वॉरियर जो मेरी मदद करेगा। सभी गॉड को इरेज करने में बेलमोड खुशी से बोला, और हर उस व्यक्ति को भी जो मेरे रास्ते में आएगा। रॉय यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसका प्रयोग सफल हो गया था, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। अचानक उस नए वॉरियर ने पल भर में तेजी से हमला किया। रॉय को आधा काट दिया। साइंटिस्ट की वहीं मौत हो गई। सुप्रीम का ने मन ही मन कहा, मैं तो उसकी हरकत देख भी नहीं पाया। इसमें कोई शक नहीं, ये सच में एक डीमन है। बेलमोड ने ठहाका लगाया, वाह लड़के, तुमने मेरा काम आसान कर दिया। मैं भी तुम्हारे जन्म के बाद उस बूढ़े को खत्म करने ही वाला था। बताओ, क्या तुम्हें पता है यहाँ क्या चल रहा है, या तुम्हें समझाने की जरूरत है? उस नए वॉरियर ने शांत लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम साइको है। मेरा जन्म खास तौर पर बिरस और बाकी सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मारने के लिए हुआ है, और उन सभी को भी जो लॉर्ड बेलमोड की योजनाओं में दखल देना चाहे, यहाँ तक कि मेरे पिता सन गोकू को भी। बेलमोड के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। यही रवैया मैं तुमसे उम्मीद कर रहा था। सबसे पहले मुझे ब्रश से निपटना है। बेलमोड बोला, टूर्नामेंट ऑन ऑफ पावर में उसी ने हम सबका मजाक उड़ाया था, और मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। तो क्यों ना तुम अपनी एनर्जी दिखाओ और उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो। साइको ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, बताइए वह कहाँ मिलेगा? मैं यह काम जल्दी खत्म करना चाहता हूँ। सच कहूँ तो मैं अपने पिता से लड़ने के लिए बेचैन हूँ। बेलमोड ने कठोर स्वर में कहा, रुको, पहले बिरस को खत्म करेंगे। उसके बिना यूनिवर्स 7 पूरी तरह अनबैलेंस्ड हो जाएगा, और तब सन गोकू को हराना काफी आसान होगा। साइको ने धीरे से बेलमोड की ओर देखा। समय बीतने के साथ साथ हालांकि वह यूनिवर्स 11 में बनाया गया था, आधा गॉड और आधा सैन, लेकिन अब उसमें अपनी सोच और चेतना जागने लगी थी। उसे साफ समझ आ रहा था कि बेलमोड उसे सिर्फ एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। वह चुपचाप उसका खेल खेलने लगा। साइको घुटनों पर बैठ गया और सिर झुकाते हुए बोला, माफ कीजिए लॉर्ड बेलमोड, मैं आपकी बात पूरी तरह नहीं सुन पाया। बस मेरे अंदर की लड़ाई की प्रवृत्ति मुझे अपने पिता से लड़ने के लिए खींच रही थी। बेलमोड जोर से हंसा। अच्छा है कि तुम जानते हो यहाँ असली मालिक कौन है। लड़के, तुम्हें बस मेरी बात माननी है। पहले हम अपने दुश्मनों को खत्म करेंगे और उसके बाद तुम्हें सन गोकू से लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन याद रखना तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। मैं समझ गया लॉर्ड बेलमोड, साइको ने शांत स्वर में कहा। तो बताइए बिरस कहाँ है, या फिर मेरी पहली मिशन क्या होगी? बेलमोड ने सुप्रीम काय की ओर देखा। ओए का, क्या तुम हमें यूनिवर्स से ले जा सकते हो? मैं अपने प्रिय साथी बिरस से थोड़ी मुलाकात करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है वह मेरे नए वॉरियर यूनिवर्स 11 के साइको को देखकर हैरान रह जाएगा, और मुझे पूरा भरोसा है वह साइको का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। सुप्रीम काय कुछ कहना चाहता था, लेकिन रुक गया। उसे साफ दिख रहा था कि बेलमोड अब किसी की बात सुनने वाला नहीं है। वह पूरी तरह सभी गॉड को खत्म करने पर तुला हुआ था। बेलमोड ने डरावनी नजर से सुप्रीम काय को देखा। क्या हुआ काई, तुम हमारे साथ नहीं चलना चाहते, या मैंने कुछ गलत समझ लिया? सुप्रीम काई के पास कोई विकल्प नहीं था। डर और मजबूरी में उसने सिर हिलाया। नहीं लॉर्ड बेलमोड, मैं चलूंगा। कुछ ही पल में तीनों यूनिवर्स 7 पहुंच गए, लेकिन बिरस का प्लेनेट अजीब तरह से शांत था। ना तो बिरस की मौजूदगी महसूस हो रही थी और ना ही एंजल भीस की। ऐसा लग रहा था मानो दोनों कहीं और गए हों। लगता है वे बाहर गए हैं। चलो कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद जल्दी लौट आई। बेलमोड के चेहरे पर क्रूर मुस्कान फैल गई। वह और बाकी सभी सब मुझे इस बात की कीमत चुकाएंगे कि उन्होंने मुझे एक सच्चे गॉड की तरह सम्मान नहीं दिया। मैं सभी यूनिवर्स का गॉड बनूंगा। दूसरी ओर सन गोकू काफी उत्साहित था। मिकोशिन से मिले नए डिवाइन एनर्जी के कारण उसके अंदर अजीब सी एनर्जी बह रही थी। वह गोकू अपने आप से बोला, मिकोशिन ने मुझे अपनी एनर्जी दे दी,
अब तो मैं किसी भी दुश्मन से लड़ सकता हूँ। लेकिन मियोशिन के चेहरे पर एक हल्की सी चिंता थी। वह कुछ छुपा रही थी, कुछ ऐसा जो उसने गोकू को नहीं बताया था। इसी दौरान बिरस और वीस जेनो पैलेस की ओर जा रहे थे। बिरस ग्रैंड प्रीस्ट से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता था। असल में बिरस ने पिछले कुछ हफ्तों में खुद को काफ़ी सुधारा था। वह चाहता था कि ग्रैंड प्रीस्ट उसकी मेहनत देखे और समझे कि वह अब एक बेहतर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन रहा है। लेकिन उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि जेनो पैलेस में उन्हें गोकू और दूसरे वॉरियर जेनोसमा के साथ मिलने वाले हैं। रास्ते में बिरस थोड़े घबराए हुए बोला, वीस तुम्हें क्या लगता है, इन सब आंकड़ों को देखकर क्या वे मुझे अब भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मानेंगे? टूर्नामेंट ऑन ऑफ पावर के बाद मैंने खुद को काफ़ी संभाला है। मैं अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि फिर से मुझे डांट सुननी पड़े। बीस हल्की मुस्कान के साथ बोला, चिंता मत कीजिए लॉर्ड बीस, मैंने भी यूनिवर्स में बेहतर बैलेंस बनाने में आपकी मदद की है। इस समय सब कुछ काफ़ी अच्छे लेवल पर एक है। शांत रहिए। लंबी ट्रेवल के बाद दोनों जेनो पैलेस पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ अजीब सा लगा। न तो ग्रैंड प्रीस्ट उन्हें लेने आए थे। ये अजीब है, वीस बोला। मेरे पिता आमतौर पर खुद बाहर आते हैं और जेनो अटेंडेंट्स हमेशा मौजूद रहते हैं। क्या वे कहीं बाहर गए हैं? तभी अचानक जेनो अटेंडेंट्स तेजी से उनकी ओर आए। उनके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। दरअसल कुछ समय पहले एक एंजल ने उन्हें बेहोश कर दिया था और अब वे होश में आए थे। क्षमा करें, हम आपका स्वागत नहीं कर पाए। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनोसामा इस समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैठक में है, इसलिए वे अब भी किसी से मिल नहीं सकते। वही ने शांत स्वर में कहा, कोई बात नहीं, हम जेनोसामा से मिलने आए हैं। हम लॉर्ड बिरस के गॉड और डिस्ट्रक्शन के रूप में किए गए कार्यों की प्रगति उन्हें दिखाना चाहते हैं। जेनो अटेंडेंट्स ने आदर से कहा, हमें खेद है एंजेलविस। तभी जेनो पैलेस के दरवाजे खुल गए। वहां दाई शीरिकन खड़ा था। उसे गॉड और डिस्ट्रक्शन और एंजल की एनर्जी का आभास हो चुका था। आप दोनों अंदर आ सकते हैं, दाइशिकन ने कहा। आपको भी यह जानना चाहिए कि यहाँ क्या चल रहा है। दोनों अंदर पहुंचे। रूम में कदम रखते ही उन्होंने देखा कि वहां उनके कई जाने पहचाने चेहरे थे। साथ ही दूसरे यूनिवर्स के वॉरियर भी मौजूद थे। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब बिरस ने मिकोशिश संगीत को देखा। बिरस का दिल जोर से धड़कने लगा। वह जेनोसामा, ग्रैंड प्रीस्ट और उनकी बहन सामने खड़े बिरस ने धीमी आवाज में भीस से पूछा, भीस क्या तुम्हें पता था कि ग्रैंड प्रीस्ट की बहन यहाँ होंगी? बिल्कुल नहीं लॉर्ड बिरस, वीस ने कहा। मेरे लिए भी यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। मैंने सदियों बाद अपनी मौसी को देखा है। वीस ने सम्मान से झुककर नमन किया। हेलो भस, मिकोशिन ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इन सदियों में काफी बड़े हो गए हो। आशा है तुम ठीक हो। आप लोग बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हैं। हम आपको संक्षेप में सब कुछ समझा देते हैं। इसके बाद मिकोशिन और दशकन ने बिरस और वीस को पूरी स्थिति संक्षेप में समझाई। सब कुछ सुनते ही बिरस का चेहरा सीरियस हो गया। हमें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा। अगर वह कंट्रोल से बाहर हो गया तो सभी यूनिवर्स खतरे में पड़ जाएंगे। मियोशिमा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हुई। बिरस स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था। दायशीन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, शांत रहो बिरस, हमें बस उसके प्रकट होने का इंतजार करना है। इसीलिए हमने इन सभी वॉरियर को इकट्ठा किया है। हमें पूरा विश्वास है कि इन सबकी ताकत से हम उस दुश्मन को हरा सकेंगे। याद रखो, हम गॉड होते हुए भी यूनिवर्स के बैटल में सीधे हेल्प नहीं कर सकते जब तक मामला किसी गॉड से जुड़ा ना हो। वीस मन ही मन सोच रहा था, मुझे पहले से अंदेशा था कि कभी ना कभी ऐसी कोई धमकी जरूर आएगी। इसी कारण मैंने गोकू, वेजिटा और ब्रोली को खास ट्रेनिंग दिया। इन तीनों साइन वॉरियर में असीम संभावनाएं हैं। बस आशा है कि यह सब पर्याप्त हो। लेकिन अगर यह चेतावनी मेरी मौसी मिकोशिन समाज स्वयं देने आई है तो यह बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होगी। दूसरी ओर चुने हुए वॉरियर थोड़ा रेस्ट कर रहे थे। वे डिफिकल्ट ट्रेनिंग के बाद अपनी एनर्जी फिर से इकट्ठा कर रहे थे। वे हर एक पल का पूरा उपयोग कर रहे थे। जिस रूम में वे मौजूद थे वहां समय अर्थ से बिल्कुल अलग रफ्तार से चल रहा था। तभी गोहन ने गोकू से पूछा, पापा आपका ट्रेनिंग मैकोन मैडम के साथ कैसा रहा? मैंने आपको हमारे साथ उस रूम में नहीं देखा, तो मेरा अनुमान है कि आप उनके साथ अलग गए थे। क्या यह सच है? हाँ, गोहन गोकू ने उत्तर दिया। मैं सच में उनके साथ था और ईमानदारी से कहूँ तो वह ट्रेनिंग बहुत अलग था। लेकिन गोकू अपनी बात पूरी कर पाता। उससे पहले ही मिकोशिन ने उसे रोक दिया। अभी के लिए बेहतर यही होगा कि हम उस ट्रेनिंग के बारे में किसी को कुछ न बताएं। इसे एक छुपा हुआ हथियार समझो। समय आने पर यह हमारे बहुत काम आएगा। बरस तुरंत गुस्से में बोला, वैसे गोकू तुमने हमें यह सब पहले क्यों नहीं बताया? हम सब खतरे में पड़ सकते थे और हमें कुछ भी पता नहीं था। गोकू ने थोड़ा झुकते हुए कहा, माफ कीजिए लॉर्ड बिरस, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। मुझे आपके पास आने का समय ही नहीं मिला। मैं दायशिकन के साथ था और हम सभी वॉरियर को इकट्ठा कर रहे थे। तभी अचानक ही तेज चमक हुई। सभी के सामने मर्सरिता प्रकट हुई, लेकिन इस बार वह अकेली थी। उसके साथ उसका गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड नहीं था और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। दायशिकन तुरंत आगे बढ़ा, क्या हुआ मेरी बेटी? तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो?
और बेलमोड नहीं कहाँ है? क्या वह अपने कर्तव्य ठीक से नहीं निभा रहा? मर्सिता थोड़ी देर चुप रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मुझे नहीं पता कि मुझे यह कहना चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे अब कोई परवाह नहीं, चाहे लॉर्ड बेलमोड मुझे मार ही क्यों ना दे। मैं उस भयानक योजना को चुपचाप होते नहीं देख सकी। वह एक ऐसा वॉरियर बनाने वाला है जो एंजल जितना पावरफुल होगा, और वह बहुत जल्द यहाँ आने वाला है। इतना कहते ही एक भयानक एनर्जी का बॉल मर्सिडिट के सीने को चीरता हुआ। आज की स्टोरी यहीं तक थी, लेकिन आगे जो आने वाला है वह और भी ज़्यादा दिलचस्प होगा। इसलिए सब्सक्राइब करें और अगले एपिसोड का इंतज़ार करें।